हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। तो ये है नेक्स्ट वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ की। इसमें हम रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया, समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई और रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में ये वीडियो है। तो ये वीडियो कंटिन्यूशन सीरीज़ में चल रही है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो इससे पहले जो रशियन रिवॉल्यूशन की वीडियो हो चुकी है या उससे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा चुके हैं, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आप इस रशियन रिवॉल्यूशन को देखिएगा, जिससे कि आपकी क्रोनोलॉजी समझ में आए कि किस किस तरह से वर्ल्ड में जो रिवॉल्यूशन चल रहे थे आज़ादी के लिए, मोनार्की से, राजशाही तंत्र से दूर जाने के लिए, तो वो सब किस किस तरह से चल रहे थे। तो वो हम सब रिवॉल्यूशंस को लाइन वाइज देखते जा रहे हैं। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइज, स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप लोगों ने लेट्स क्रैकेट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और लेट्स क्रैकेट का एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स क्रैकेट का फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक मिलेगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स एडवोकेट जनरल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो अपनी परफॉर्मेंस को एक बार टेस्ट कर लें, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 23 जनवरी को जो पेपर होने वाला है उससे पहले वो एक बार अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे इससे, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको इसकी पीडीएफ्स मिल जाएँ, कंटेंट की या नोट्स मिल जाएँ, तो वो मुझको 7665804421 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन, है ना। तो 1905 में रशिया में क्या चल रहा था, रिवॉल्यूशन कैसे चल रहा था, उसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको कल ये भी बताया था कि 1905 में आप ये भी देखते चलिएगा कि दुनिया में क्या हो रहा था और उसके अगेंस्ट में भारत में क्या हो रहा था। तो 1905 में रशिया में रिवॉल्यूशन हुआ और 1905 में भारत में बंगाल पार्टीशन हुआ। तो रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी, तो सिंपल सी बात है, ऑटोक्रेसी थी, यानी कि एक ही पर्सन वहाँ पर रूल करता था। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, Tsar was not subjected to parliament। यानी कि 20th century स्टार्ट हो गई, यानी कि 1900 वाले साल शुरू हो गए, 1901 1902, लेकिन जार जो था अभी भी अकेला ही सब डिसीजंस लेता था, पार्लियामेंट वहाँ पर अभी भी नहीं थी। लिबरल्स इन रशिया कैंपेन्ड टू एंड दिस स्टेट। जो लिबरल्स थे रशिया में वो चाहते थे कि अब ये खत्म होना चाहिए कि जार सिर्फ अपनी मनमानी ना कर सके, सब लोगों की बात वहाँ सुननी चाहिए, पार्लियामेंट होनी चाहिए। Together with the Social Democrats and Socialist Revolutionaries, they worked with peasants and workers during the Revolution of 1905। तो सोशल डेमोक्रेट्स के साथ, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज के साथ उन्होंने काम करा, किसानों ने काम करा, वर्कर्स ने काम किया 1905 के रिवॉल्यूशन में, और डिमांड करी कि अब रशिया के अंदर एक संविधान होना चाहिए, रशिया के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट्स, है ना। तो उनको सपोर्ट किसने किया, उनको जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने सपोर्ट किया। जैसे कि पोलैंड में, क्योंकि पोलैंड भी उस टाइम पे क्या था, एक तरीके से आप कह सकते हो रशिया के आसपास का ही एरिया था। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जदीदिस्ट। तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे, यानी कि जो साउथ रशिया का पार्ट था, जो साउथ का एरिया था रशिया का, वो मुस्लिम डोमिनेटेड था। आप उसमें कज़ाकिस्तान ले सकते हो, आज का उज्बेकिस्तान ले सकते हो। तो ये जो एरिया थे, तजिकिस्तान, ये सब यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे या रशिया के पार्ट हुआ करते थे, रशियन एम्पायर के पार्ट हुआ करते थे। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे और जिहादी जो लोग थे, हु वांटेड मॉडर्नाइज्ड इस्लाम टू लीड द सोसाइटीज़। तो वे चाहते थे कि जो मॉडर्नाइज्ड इस्लाम है, यानी कि जो आप कह सकते हो जो मॉडर्न इस्लाम है, वो उनकी सोसाइटी को लीड करे, ना कि ज़ार जो कहता है सेंट्रल रशिया में बैठकर जो ज़ार कहता है कि पूरी रशिया में वही चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स। 1904 का साल बहुत ख़राब रहा। क्यों ख़राब रहा? क्योंकि प्राइसेज ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज, है ना। जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, जैसे खाने की ब्रेड हो गई, है ना, और भी जो डेली नीड्स की जो चीज़ें होती हैं, उन सब के दाम तो बढ़ गए, लेकिन जो वेजेस थी वो कम हो गई। आपको पैसे मिल नहीं रहे और दाम बढ़ गए, तो वहाँ पे आपका जो साल होगा, यानी आपका जो टाइम चल रहा होगा, वो बहुत ख़राब चल रहा होगा। सिंपल सी बात है। द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली, यानी कि जो वर्कर एसोसिएशन में जो लोगों की मेंबरशिप थी वो बढ़ने लगी। विद 4 members of the Assembly of Russian Workers which had been formed in 1904 were dismissed at the Puty Law of Iron Works, there was a call for industrial action। तो 4 मेंबर्स थे असेंबली के रशियन वर्कर्स की, उन्होंने 1904 में एक एसोसिएशन खोली, उसको बाद में डिसमिस कर दिया गया प्यूटी लॉ ऑफ आयरन वर्क्स में। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग अ रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 hours। अब देखिए 1 लाख से ऊपर वर्कर्स लोगों ने क्या करा, सेंट पीटर्सबर्ग में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था रशिया का, वो स्ट्राइक पे चले गए कि उनको अपनी फैक्ट्रीज़ में काम करने के जो घंटे थे, जो इंडस्ट्रीज़ में 10 से 12 घंटे हमने ऊपर पढ़ा था कि 10 से 12 घंटे इंडस्ट्रीज़ में काम करने को देते, वो चाहते थे कि अभी रिड्यूस होकर कम होकर 8 घंटे ही रह जाएँ। एंड इंक्रीज इन वेजेस, चाहते थे कि वेजेस में उनकी इंक्रीमेंट हो, इंप्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, और वहाँ पे जो काम करने की जो कंडीशंस हैं, काम करने की जो स्थितियाँ हैं, उनमें सुधार की मांग वो कर रहे थे। When the procession of workers led by Father Capin reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks। तो यानी कि वहाँ पर जो वर्कर्स थे
जब उनका प्रोसेशन यानी उनका जो जुलूस निकल रहा था, यानी कि वे जो आप कह सकते हो कि जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों पे फादर गैपन के द्वारा, कि फादर गैपन जो थे वो उसको लीड कर रहे थे, तो जब वो विंटर पैलेस के आसपास पहुंचे सेंट पीटर्सबर्ग या मॉस्को में, तो उसको अटैक किया गया पुलिस के द्वारा, है ना। तो जार की जो पुलिस थी उसने उसको अटैक करना शुरू कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, कई लोग मारे गए वहाँ पर, 300 वुंड हो गए यानी कि घायल हो गए। इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा गया, है ना। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लडी संडे वाला कौन सा इवेंट था, कि जब फादर गैपन के लीडरशिप में एक प्रोसेशन हो रहा था, उस टाइम पे जो अटैक किया गया था पुलिस के द्वारा उसको ब्लडी संडे कहा गया। ये कहाँ पे हुआ था? ये रशिया में हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन के दौरान हुआ था। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रिवॉल्यूशन। तो जब ब्लडी संडे का इवेंट शुरू हुआ, इसके बाद से जितने भी इवेंट्स आते रहे उन सब को मिला के हम 1905 का रिवॉल्यूशन बोलते हैं रशिया में। स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, सारे पूरे देश में हड़ताल होने लगी, यूनिवर्सिटीज़ क्लोज डाउन, यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद हो गए। स्टूडेंट बॉडीज़ स्टेज वर्कआउट्स, यानी कि जो स्टूडेंट की बॉडीज़ थी, यानी कि स्टूडेंट बॉडीज़ थी, जैसे यूनियंस होती हैं, जैसे भारत में है NSUI, है ना, इस तरह के जो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इन सब ने क्या करना शुरू कर दिया, इन सब ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया, कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़। तो वो कहने लगे कि हमको जो सिविल लिबर्टीज़ है ना, वो नहीं मिल रही, यानी कि किस तरह से नागरिक स्वतंत्रता हम अगर कहें तो नागरिक की स्वतंत्रता जो है वो नहीं मिल रही। तो लोगों ने जो है, बच्चों ने जो है, स्टूडेंट्स ने जो है वो इस पर वॉकआउट करना शुरू कर दिया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, यानी लॉयर यानी कि वकील, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, है ना, और जो दूसरे मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने यूनियन बनानी शुरू कर दी एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने कहा कि एक संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बनाई जाए, एक संविधान सभा बनाई जाए जो एक संविधान को बनाएगी। ड्यूरिंग द 1905 रिवॉल्यूशन, जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। तो अब ड्यूमा, जैसे कि भारत की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है, इसी तरह से रशिया की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता है। तो 1905 रिवॉल्यूशन के बाद जार ने कहा ठीक है, एक पार्लियामेंट बनाई जाएगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? ड्यूमा रखा जाएगा। फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो उस रिवॉल्यूशन के दौरान बहुत सारी ट्रेड यूनियंस हुआ करती थी वहाँ पे, एंड फैक्ट्री कमिटीज़ मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। और कई सारी फैक्ट्री कमिटी भी थी जो किन लोगों के द्वारा बनाई गई थी? जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स थे, उन्होंने फैक्ट्री कमिटीज़ बनाई थी। 1905 के बाद मोस्ट कमिटीज़ एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। अब देखिए, कहने को तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए जार ने कह दिया, लेकिन 1905 के इवेंट के बाद इन कमिटीज़ को, इन यूनियंस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया तो ये ऑफिशियली काम नहीं कर सकती, ये अंडरग्राउंड होकर अनऑफिशियल काम करती थी। सीवियर रेस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी। कई सारी रेस्ट्रिक्शंस जार ने लगा दी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे। जार डिसमिस्ड द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। कहने को तो जार ने ड्यूमा को इस्टेब्लिश करा, पार्लियामेंट को इस्टेब्लिश करा, लेकिन 75 दिन के अंदर अंदर ही पहली ड्यूमा को उसने खत्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड ड्यूमा विद इन 3 मंथ्स। तो अगले 3 महीने के अंदर उसने सेकेंड ड्यूमा भी इस्टेब्लिश कर दी। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर। सिंपल सी बात है, कौन चाहेगा ऐसा? तो जार बिल्कुल नहीं चाहता था कि कोई भी जो भी वो काम करता है उस पर कोई सवाल उठाए। वो जो कर रहा है उसके हिसाब से वो सही है और वो पूरे देश के हिसाब से भी सही है, ये जार की सोच थी। तो जार ये सोचता था कि उसकी अथॉरिटी पे कोई भी सवाल ना उठाए या उसकी पावर पे कोई भी कमी ना आए। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक्ड द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। तो उसने जो वोटिंग लॉज थे, यानी कि वोट किस तरह से होंगे, उसके जो कानून थे उन सबको चेंज कर दिया। और तीसरी ड्यूमा को, क्योंकि पहली ड्यूमा उसने 75 दिन में डिसमिस कर दी, दूसरा 3 महीने बाद बनाई लेकिन उसको भी जल्दी से डिसमिस कर दिया। फिर जो तीसरी ड्यूमा सेटअप करी उसमें कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस रखे, यानी कि ऐसे पॉलिटिशियंस जो कि जार की सोच के साथ थे, जार की सोच के साथ थे। लिबरल्स एंड रिवॉल्यूशनरीज वर केप्ट आउट। और जो लिबरल्स थे और जो रिवॉल्यूशनरीज थे, इनको क्या कर दिया गया? इनको बाहर रख दिया गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। बहुत जल्दी आने वाली है वीडियो, आप बने रहिएगा, तुरंत इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर।